13 न्यूज़ HD, हर खबर सच के साथ। देखिए, उलमा हजरात ने किसी तरीके का कोई फतवा जारी नहीं किया है, ना तो किसी संस्था ने किया है, ना दारुल उलूम ने किया है, ना देवबंद ने किया है, ना सुन्नियों के किसी मरकज़ ने किया है। ये राज ठाकरे जी झूठ बोल रहे हैं। उनको पता चल गया है कि इस बार अक़लियतें जो है वो बीजेपी को हराने के लिए मुत्तहिद हुई हैं बिना किसी फतवा के, और उनकी कोशिश है कि वो मुसलमानों के फतवे का नाम लेकर हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, एक साथ वोटों को करना चाहते हैं, वो हिंदू और मुस्लिम करना चाहते हैं। इसलिए इस तरीके का एक शगुफा उन्होंने छोड़ा है। मेरा राज ठाकरे को चैलेंज है कि हिंदुस्तान की किसी भी बड़ी जमात का फतवा या किसी बड़े आलिम का फतवा वो बता दें जिसमें ये कहा गया हो कि मुसलमान मुत्तहिद होकर इंडिया ब्लॉक को वोट दें। हाँ, तंजीमों की तरफ से ज़्यादा वोट देने की अपील की गई है, और ये अपील इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से हो रही है, यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से हो रही है, क्रिकेटर्स की तरफ से हो रही है, इंडस्ट्रीज़ की तरफ से हो रही है। और उसी अपील को, क्योंकि ये हमारा फरीज़ा है, वोट देना मुल्क की जमहूरियत को बचाने के लिए हमारा हक होता है, इसलिए चाहे सज्जाद नोमानी साहब हो या दूसरे आलिम हो, उन्होंने यही कहा है कि हमको अपना परसेंटेज बढ़ाने की ज़रूरत है। राज ठाकरे बकवास कर रहे हैं, उनकी बातों में कोई सच्चाई नहीं है। नसीम सिद्दीकी जी, आपने कहा कि वोट देना चाहिए और वोट के लिए जागरूक तो होना चाहिए, लेकिन इतनी बड़ी मीटिंग लेने के बाद भी ये डिक्लेयर नहीं हुआ कि वोट किसको देना चाहिए। बात तो साफ हो गई है, जो सांप्रदायिक ताकतों को हरा रहा हो, जो बीजेपी को हरा सकता हो, वो जिस भी पार्टी का उम्मीदवार है बीजेपी के अगेंस्ट में, जो बीजेपी को हरा रहा है, ये आवाम होशियार है, ये समझते हैं कौन हरा रहा है। जो हरा रहा है उसके हक में वोट देना चाहिए। क्या की जा रही है, उस बारे में आपकी पार्टी क्या कर रही है? संभल में ऐसे हादसे हो चुके हैं। देखिए, एक चीज़ समझ लीजिए कि इस तरीके के मामलात आज नहीं हो रहे हैं, पहले से भी होते रहे हैं। जो दबंग रहा है वो जो है पिछड़ों को, गरीबों को, अक़लियतों को वोट देने से रोकता है। हमें भी जो है अपनी ताकत बनानी होगी, और किसी भी कीमत पे, चाहे पुलिस का सहारा लेना हो या और किसी तरीके का सहारा लेना हो, लेकर हमें अपना वोट करना चाहिए। लेकिन प्रशासन तो उनका साथ दे रहा है। देखिए, यही प्रशासन उनका साथ दे रहा है, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि बीजेपी को हराना है। सर, इंडिया अलायंस में मुस्लिम समाज देगा, उसका सवाल का जवाब यहाँ तो सभा में मिल गया है क्या लोगों? नहीं, देखिए, सबने एक चीज़ तो सभी, वो प्रकाश अंबेडकर हो, कांग्रेस हो, उद्धव जी हो, शरद पवार साहब हो, राहुल गांधी हो, ये या यूपी में मुलायम हो, ममता हो, ये सारे लोग जो है वो बीजेपी की जो है दादागिरी है उसके ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, महंगाई के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, बेरोज़गारी के। अब मोदी जी तो मंगलसूत्र तक चले गए हैं। तो इस तरीके का जो प्रधानमंत्री का बयान है वो ये बता रहा है कि 3 फेज़ में बीजेपी बुरी तरीके से फेल हुई है, वो सरकार नहीं बना रही है। इसलिए लोगों को इस बार सरकार बदलना है, और सरकार बदलेगी। मोदी जी 400 पार की बात करते हैं, 200 भी पार नहीं हो रहे हैं। नसीम सिद्दीकी भाई, मेरा सवाल आपसे है कि आपने जो है तमाम दिग्गजों को यहाँ पर बुलाया, वो समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और बीएसपी पार्टी, पहले नसीम साहब के सवाल हो गए। हाँ, उनको माइक पे तो आने दो। माइक चलो फिनिश। हम और कोई सवाल बाकी तो नहीं है। नसीम भाई, इस तरीके की मीटिंग रखने से क्या ये हम मौका देते दूसरी सियासी पार्टियों को, तो वो भी इस तरीके की मीटिंग रखें और अपने वोटों को एक साथ जोड़ सकें? नहीं, ये तो बेदारी के लिए थी, इसलिए इसमें कोई, देखिए, बुराई नहीं है। वोटरों में एक बेदारी पैदा करने के लिए कि क्या चल रहा है उनकी जानकारी के लिए रखी गई है। इससे मुझे नहीं लगता कि इसका कोई नुकसान है। नसीम सिद्दीकी जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से एक तरफ 25 दल है जो संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, और एक तरफ एक ही दल है जो अपने आप को सेकुलर कह करके उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर 16 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए, क्या नहीं लगता है कि अगर मुस्लिम वोट डाइवर्ट हो गया तो बीजेपी को उसका सीधा फायदा हो जाएगा? देखिए, मुसलमानों ने मन बना लिया है, उस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ,
4 जून के बाद पता चल जाएगा कि महाराष्ट्र में बीजेपी के खिलाफ कौन लड़ रहा था और बीजेपी के साथ कौन लड़ रहा था। लोग जो है सरकार बना रहे हैं, इस बार मोदी जी 200 के पार नहीं जा रहे हैं। जो बयान वो दे रहे हैं मंगलसूत्र का और ज़्यादा बच्चे का और हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, उसके पीछे उनका मकसद वही है। लेकिन वो कितनी भी कोशिश कर लें, इस बार इंडिया ब्लॉक की, इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। और जितने भ्रष्टाचार हैं मोदी जी के, नोटबंदी का हो, चाहे वो इलेक्ट्रल बॉन्ड का हो, या जिस तरीके से सरकारों को गिराने का हो, चीफ मिनिस्टर को जेल भेजने का हो, इन सब की इंक्वायरी होगी। और मोदी जी जो है बहुत इंतज़ार कर लीजिए, थोड़े दिनों में ये सारे लोग जेल के अंदर होंगे। उसमें आपने वादा किया है कि आप 5 साल तक आप किसी से भेदभाव नहीं करेंगे। हमने ये वादा पहले भी किया और निभाया है। जब भी मुसीबतें आई हैं किसी भी पसमानदा कौम पर, तो जब कोई नेता उठ के खड़ा नहीं होता है, तब आली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब खड़े होते हैं। फिर चाहे मसला ओबीसी का हो, चाहे मसला आदिवासियों का हो, चाहे मसला मुसलमानों का हो, हर बार जो क़यादत बुलंद तरीके से आवाज़ उठाती है वो हमेशा से प्रकाश अंबेडकर साहब की रही है। औरंगज़ेब टीपू सुल्तान के स्टेटस का मामला हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहुरमती का मामला हो, या फिर भोंगे की राजनीति में मस्जिदों के आगे हनुमान चालीसा के ज़रिए दंगे फिसाद की राजनीति हो, डट कर कोई मैदान में उतरा तो अंबेडकर साहब ही उतरे। सभा में क्या संकल्प लिया गया है? संकल्प तो संयोजक लेंगे, लेकिन इस सभा में हमने ये स्पष्ट कर दिया है कि पिछले 40 साल से मुसलमान एक गट्ठा वोट देकर जिनको सेक्युलर कह के वोट दे रहा है, वो 400 सीटों से 40 पर सिमट गए। और जो फ़िरका परस्तों को रोकने के लिए 40 साल से वोट दे रहा है, वो 2 से 303 हुए थे, अब 400 पार की बात कर रहे हैं। तरीक़ा बदलना पड़ेगा। दिगर पसमानदा तबक़ात को साथ लिए बिना 40 साल की जो नाकामयाबी थी उसको तरीक़ा बदले बिना कामयाब नहीं होंगे। जो बोलते हैं कि कोई मुसलमान चुन के नहीं आता, प्रकाश अंबेडकर साहब ने औरंगाबाद से लाकर दिखाया था, इंशाल्लाह इस बार बॉम्बे से लाकर दिखाया। संविधान को बचाने के लिए बहुजन आघाड़ी की क्या भूमिका रहेगी? देखिए, इस मुल्क में 3 हिस्से हैं। एक हिंदुत्ववादी ताकतें जिनको संविधान मंजूर नहीं है, लेकिन दूसरी जो ताकतें हैं, एक ख़ासतौर से अक़लियतें जहाँ सेक्युलर बोल के रुकी हुई है, और तीसरी है अम्बेडकरवादी ताकतें। अम्बेडकरवादी ताकतें और माइनॉरिटी दोनों भी बीजेपी के सख्त खिलाफ है, लेकिन एक फ़र्क यह है कि मुसलमान माइनॉरिटी सिर्फ बीजेपी के ख़िलाफ़ है, लेकिन अम्बेडकराइट मूवमेंट ये जितनी बीजेपी के ख़िलाफ़ है उतनी सो कॉल्ड सेक्युलर के ख़िलाफ़ होने से वो इनको वोट नहीं डालती। इसलिए अब अक़लियतों को अम्बेडकराइट के साथ जुड़ने से, लंबी ताकत, बड़ी ताकत मिलने से हम उनको हराते। 40 साल में कांग्रेस, एनसीपी, सेना, बीजेपी को जो औरंगाबाद में हरा नहीं सकी, उसको वंचित ने हरा के दिखाया था। यही फार्मूला इस साल महाराष्ट्र की सियासत में इंशाल्लाह हम करके दिखाएंगे। मैं मुसलमानों के ही नहीं, मैं चाहता हूं कि भारत के हर समुदाय ने अपने अपने समाज का एजेंडा सामने लाना चाहिए। अंधे बनकर वोट बैंक बनने की बजाय अपने समाज की तरक्की के बुनियादी मसाइल को हमने सियासी पार्टियों के साथ, सभी दलों के साथ डिस्कस करना चाहिए। और जो सियासी जमातें हमें यकीन दिलाती है, जिनका माजी हमारी लड़ाई में शामिल रहा है, ऐसी ताकत से खुलकर साथ देना चाहिए। अंधे वोट बैंक बनने की बजाय नेशनल फोरम ऑफ मुस्लिम इंटेलेक्चुअल और वोटर काउंसिल ने बहुत अच्छा एक मिसाल पेश की। 70 साल से अंधे बन के वोट कर रहे थे, अब हमारा तोल मोल, हमारा निगोसिएशन, हमारा एजेंडा के शर्तों पे वोट करेंगे। मुझे लगता है अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क के मुसलमानों ने आज के इस प्रोग्राम से सीख लेकर आगे इस पर अमल करना चाहिए। सर, जिस तरीके से 2019 के अंदर वंचित बहुजन आघाड़ी और MIM का गठबंधन होकर के महाराष्ट्र की कम से कम 18 से 20 सीटों के ऊपर आप 3 लाख 4 लाख के वोटों की बात करें, लेकिन उसका सीधा फायदा जो है वो बीजेपी को हुआ था। क्या नहीं लगता है कि वही इतिहास महाराष्ट्र में फिर दोहराने जा रहा है? ये 18 सीटों में जहां मुसलमानों ने वंचित को वोट किया, वो औरंगाबाद में हम कामयाब हुए। जहां पे बाकी 17 सीटों पे दिगर संविधान प्रेमी अक़लियती मुसलमान रहने दो, तो ये अगर वोट ऐड होते हैं तो 18 के 18 सीटें हम कामयाब होते हैं। आप कैलकुलेशन करके देखिए। और इस बार इन 5 सालों में अक़लियती मसले मसाइल के ऊपर जितनी बुलंद क़यादत वंचित बहुजन आघाड़ी ने वक्त पर की है, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि वंचित बहुजन आघाड़ी और पसमानदा तबक़ात एक जगह आएंगे। और इस बार जो नाकामयाबी मिली थी कुछ जगहों पे, इंशाल्लाह उसको हम कामयाबी में तब्दील करेंगे। की तरफ से जो है नसीम सिद्दीकी को बुलाया और किसी दिगर पार्टी के नुमाइंदों को आपने बुलाया नहीं, जैसे समाजवादी पार्टी हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई,
कांग्रेस का कोई जिम्मेदार नहीं है, आपने वीबीए को बुलाया, इसके पीछे ये क्या कारण है? आपने पूरी बातें शायद हमारे पूरे कन्वेंशन की नहीं सुनी। हमने जो है उद्धव बाला साहब के जो बहुत अहम रुकन है जनाब अनिल देसाई, मैंने ख़ुद उनसे मुलाकात की, मेरे पास फ़ोटो मौजूद है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर आप अपना नुमाइंदा भेजिए। एक दूसरी बात, हमने नरेंद्र पवार जी से मुलाकात की जो एनसीपी के हैं, उन्होंने हमारे नेतृत्व को कबूल किया, उन्होंने अपना नुमाइंदा भेजा। मेरी नाना पाटोले साहब से फ़ोन के ऊपर बात हुई, मेरे पास उनका नंबर है, आप उनसे पूछ सकते हो। वो नंदुबार में थे, उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं आ सकता मगर मैं कांग्रेस की हैसियत से अपना नुमाइंदा ज़रूर भेजूँगा। उसी तरह हमने जो है प्रकाश अम्बेडकर साहब से रब्ता कायम किया, वो पूना में थे। हमने उनके महाराष्ट्र की प्रेसिडेंट जो है रेखाताई ठाकुर, उनको पत्र दिया और उनके नुमाइंदे आए। तो ये बात ऐसी नहीं है कि हमने सिर्फ इन दोनों को बुलाया। देखिए, हमने उन पार्टी को बुलाया है जिनका महाराष्ट्र के अंदर वजूद रहा है, जिनकी महाराष्ट्र के अंदर हुकूमत रही है, जिनके महाराष्ट्र के अंदर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। आज उनके जो है मुस्लिम लीग, आप बताइए, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं कितने उम्मीदवार महाराष्ट्र में खड़े हैं, मुंबई में कितना उम्मीदवार है उनका? उम्मीदवार जो है कांग्रेस का है, उम्मीदवार जो है शिवसेना यूबीटी का है और उम्मीदवार जो है फाशिस्ट ताकतों का है। तो हमारा सवाल उनसे यही है कि भाई आप मुसलमानों को कम से कम आके ये बताओ कि दोनों शिवसेना लड़ रही है। आप कल वापस जो सेना उद्धव साहब की है, कल उनके नुमाइंदे जीत कर वापस से बीजेपी में नहीं जाएंगे, इसकी गारंटी क्या है? इसलिए हमने इन तीनों पार्टियों को बुलाया। मगर मुझे बेहद अफसोस है और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ जो है इनकी नीयत जो है साफ नहीं थी। वरना इतना कोई बड़ा मामला नहीं था। दादर से यहाँ तक आने में हमने उनसे कहा था कि हम आपका इंतज़ार करेंगे और आपका हमको से चाहिए कि आपके पार्टी का मत क्या है, कि मुसलमान आपको वोट क्यों दे। तो क्यों नहीं आए वो? उनको आना चाहिए था, खुला मंच हमने दिया था। आपका माध्यम है, चैनल है, आप वो आके अपनी बात रख सकते थे कि हम नहीं जाएंगे वो वापस बीजेपी में, तो उनको आना चाहिए था। तो ऐसी बात नहीं है। ऐसा भी नजर आ रहा है कि यूबीटी जो ग्रुप है वो मुसलमानों को अंडर एस्टिमेट कर रहा है। यूबीटी ग्रुप नहीं, यूबीटी ग्रुप नहीं है, बल्कि मैं आपको बता दूं, एक महीना पहले की बात है, इंडिया अलायंस के जितने भी घटक दल है पूरे इंडिया में, जितनी भी पार्टियां हैं, वो महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र में है, वो इनको बाकायदा हमने मेल भेजा, बाकायदा हमने इनको खतो किताबत की और हमने इनसे मीडिया के ज़रिए कहा। ये आज पहले दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही है, बल्कि मैं समझता हूँ ये तीसरी मरतबा हो रही है। हमने उनसे ये कहा कि आप बोलते हो कि 400 पार से बीजेपी को रोकना है, यह आपने कहा है और बार बार राहुल गांधी साहब ने और दीगर लीडरों ने कहा है, और आपका ये कहना है कि आपको जादुई आंकड़ा जो है 300 का वो पार करना है। तो हमने ये कहा कि आपके पास फार्मूला क्या है बीजेपी को 400 पार से रोकने का, और आपके पास वो कौन सा फार्मूला है कि आप 300 के पार चले जाओगे? क्यों कि बहुत इंडिया के अंदर 80 से ज़ायद ऐसी सीटें हैं इस वक्त मौजूद है जहां अगर मुसलमान जिस तरफ चला जाए वो जीत भी सकता है, वो हार भी सकता है। इन्होंने पूरे हिंदुस्तान में 543 में सिर्फ 28 मुसलमानों को टिकट दिया। क्या इनके पास मुस्लिम चेहरे नहीं थे? मैं कहता हूँ आज नसीम सिद्दीकी साहब यहाँ मौजूद थे, इनको टिकट क्यों नहीं दिया उन्होंने? हमारे एहतजाज के बाद आरिफ नसीम खान जो एक्स मिनिस्टर रहे, उन्होंने इस्तीफा दिया, उनको टिकट क्यों नहीं दिया इन्होंने? निज़ामुद्दीन रायन को टिकट क्यों नहीं दिया इन्होंने? असलम शेख को टिकट क्यों नहीं दिया इन्होंने? अमीन पटेल को टिकट क्यों नहीं दिया इन्होंने? इसका मतलब है कि तुमको मुसलमानों के वोट चाहिए, मगर पार्लियामेंट में तुमको मुसलमानों की हिस्सेदारी नहीं चाहिए। तो अब मुसलमान सोचेगा कि तुमको वोट क्यों दे। वारी साहब, आपके बोलने का मतलब है कि हमको अब अपनी क़यादत बनाने पर ध्यान देना होगा, ऐसी पार्टी को चुनना होगा जो मुसलमानों को, दलितों को, सभी को लेकर चले। देखिए, 70 साल से मुसलमान जो है किसी मुस्लिम क़यादत के पीछे नहीं रहा। 70 साल से वो ताकत जो सेकुलर रही, वो ताकत जिसने अमन व अमान कायम रखा, वो ताकत जिसने तरक्की की बात की, अमन की बात की, एकता की बात की, उसके साथ मुसलमान रहा है, आज भी है और कल भी रहेगा वो। शुक्रिया।